चेरी पिकिंग एक साइकोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब है प्रभावशाली लोग केवल एक तरफा फैक्ट्स को पेश करके लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, यानी वे जिस चीज को दिखाते हैं उसी के आधार पर लोगों का परसेप्शन बदल देते हैं। और एग्जैक्टली ध्रुव राठी अपने वीडियो में यही कर रहे हैं। ध्रुव राठी के ऑडियंस ही ऐसे बन गए हैं जैसे वो बीजेपी और मोदी की आलोचना करना बंद कर देंगे, ऑडियंस अपने आप ही वीडियो देखना छोड़ देगी। ध्रुव राठी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है। मोदी को बैश करो, बीजेपी को बैश करो, आरएसएस को बैश करो। अब ध्रुव राठी की ये हिम्मत नहीं है कि कभी प्रेस कर, क्योंकि सब्सक्राइबर्स हटने शुरू हो जाते हैं, उसको खुद पता है। There are two theories, confirmation bias theory, echo chamber effect theory। ये कहती है लोग वही देखना पसंद करते हैं जो उनकी सोच के अनुरूप हो और वही सुनना पसंद करते हैं जो आज तक उनको सुनाया गया। ध्रुव भाई वीडियो में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हमेशा आलोचना करते हैं, लेकिन वो दूसरी साइड दिखाना अवॉइड करते हैं। आज मैं फैक्ट्स के साथ प्रूव करूंगा कि ध्रुव भाई बायस्ड क्यों है। फैलाते हैं फैक्ट्स को अपने नैरेटिव के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी की मोदी सरकार। ये उनका ट्वीट देखो, उसमें वो बोलते हैं इंडिया के ऊपर कर्जा 2014 में 49 लाख करोड़ रुपीस था और 2024 में 205 लाख करोड़ रुपीस है। इसमें उन्होंने फैक्ट्स एकदम सही दिखाए हैं और लोगों को भी यही लगेगा कि कर्जा तो बहुत बड़ा है, लेकिन लोग ये नहीं ध्यान देते कि कर्जे के साथ भारत का जीडीपी भी बढ़ चुका है। दुनिया का ट्रेंड देखे तो पता चलता है कि जैसे किसी देश की जीडीपी बढ़ती है वैसे ही उसका डेब्ट भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए यूएसए दुनिया का हाईएस्ट जीडीपी वाला देश, लेकिन उनका भी डेब्ट हाईएस्ट है, लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर्स। फिर भी किसी देश की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है डेब्ट टू जीडीपी रेशो। जितना ये रेशो कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर भारत की बात करें तो डेब्ट टू जीडीपी रेशो कई यूरोपियन कंट्रीज से कम है। मतलब भारत का कर्जा तो बड़ा है, साथ ही साथ जीडीपी ग्रो भी हो चुकी है और डेब्ट टू जीडीपी रेशो भी कम हो चुका है। लेकिन ये दूसरी साइड दिखाना वो भूल गए। उनके एक वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को वाघ नख रखने का सुझाव रुस्तम ए जमान ने दिया। इस पर थोड़ा गौर करना जरूरी है, क्योंकि ये आर्टिकल राम पुनियानी ने लिखा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये राम पुनियानी है कौन। साल 2001 में जब हमारे संसद पे हमला हुआ था और उसके कन्विक्ट अफजल गुरु को फांसी की सजा दी गई थी, जो हर भारतीय के लिए न्याय और उम्मीद की प्रतीक थी, तब यही राम पुनियानी ने उनकी सजा रद्द करने के लिए अपील दायर की थी। इससे ये साफ दिखता है कि जिस रिसोर्स पे डिपेंड रह के वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो हिंदू का आर्टिकल हो या टाइम्स मैगजीन का, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। ध्रुव भाई ने एक वीडियो में कहा कि टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को इंडियाज डिवाइडर एंड चीफ कहा। उसी टाइम मैगजीन ने ये फोटो छापी। लेकिन इसी टाइम मैगजीन ने यही भी लेख लिखा था, मोदी ने भारत को ऐसे जोड़ने का काम किया है जो पिछले दशक में कोई नहीं कर पाया। ये अच्छी बात ध्रुव भाई ने हमसे छुपाई। इसी तरह ध्रुव भाई ने 2021 की खबर दिखाई और कहा कि अमेरिका ने भारत के डेमोक्रेसी पर चिंता जताई है, लेकिन 2023 में अमेरिका ने ये भी कहा था कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक देश है। अगर किसी को शक है तो खुद दिल्ली में जाकर देख सकते हैं। अमेरिका ने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी में नैतिक स्पष्टता से बात करने की बहुत क्षमता है, लेकिन ये भी दूसरी साइड उन्होंने छुपा ली। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीत गए। ने अपनी वाराणसी की सीट सिर्फ 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीती। भारत के इतिहास में किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए ये सेकंड लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन। अगर हम हिस्ट्री में जाए, 1962 में जवाहरलाल नेहरू राम मनोहर लोहिया से सिर्फ 64,000 से वोट जीते। 1971 में इंदिरा गांधी राजनारायण से सिर्फ 1,11,000 से वोट जीती, लेकिन ये साइड उन्होंने छुपा ली। द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो अपने पॉलिटिकल थॉट के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने रूलर्स यानी राजा और नेता को अपने परिवार से दूर रहना चाहिए, ऐसा सुझाव किया था। परिवार से जुड़े होने पर निजी स्वार्थ बढ़ता है, जनता की सेवा में बाधा आती है, इसलिए उन्होंने फैमिली कम्युनिज्म की कंसेप्ट दी। और प्रधानमंत्री मोदी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। वे भी अपने परिवार को सार्वजनिक जीवन से दूर रखते हैं। मोदी या योगी आदित्यनाथ ने शादी की होती है ममता बनर्जी, तो मेरे ख्याल से वो उतना अचीव नहीं कर पाते जितना। लेकिन ध्रुव भाई को इससे भी प्रॉब्लम है। ध्रुव भाई की एक कमजोरी है जिसे एड होमिनम अटैक कहते हैं। मतलब जब भी आपके पास कोई मजबूत आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो वो सीधा व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। तो आप पर्सनली जाएंगे भाई किसी पे, एंड दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एड होमिनम अटैक।
जब आप किसी का आर्गुमेंट से आंसर नहीं दे सकते तो आप उस बंदे पे पर्सनल चले जाते हैं। खास बात यह है कि वो दूसरों को एड होमिनम अटैक नहीं करने की शिक्षा देते हैं, लेकिन खुद वो ही करते हैं। ऐसी आर्ग्यूमेंट्स की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी की कैटेगरी में आती हैं, जहां पर पॉइंट पर बात करने की जगह आप दूसरे इंसान को पर्सनली टारगेट करना शुरू कर दो। दो साइंटिस्ट थे, डैनियल और एमोस। उन्होंने कई साल तक एक रिसर्च की और उसमें एक निष्कर्ष किया कि आप कभी भी न्यूट्रल नहीं रह सकते। किसी एक आइडियोलॉजी को आप अपोज करते हैं तो दूसरी आइडियोलॉजी आपके मन में होती है, मतलब कभी भी आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। और इनकी क्या आइडियोलॉजी है ये मैं नहीं बता सकता, ये इनका आपका डिसीजन है। रिसेंटली ही उन्होंने केजीएफ, एनिमल, धुरंधर मूवीज को क्रिटिसाइज किया। ये समाज पे क्या असर डालेगी, बच्चों के ऊपर क्या असर डालेगी। यहाँ पर सबको लगेगा कि ये तो ठीक ही बोल रहे हैं, इसमें क्या ही गलत बात है ना। लेकिन ध्रुव ने खुद ने ब्रेकिंग बैड को प्रमोट किया है। इन्होंने खुद ने ही डेथ नोट को प्रमोट किया है, जो रशिया और चाइना में बैन ही इसलिए है ताकि बच्चों के ऊपर कुछ गलत प्रभाव ना पड़े। इन्होंने डार्क सीरीज को भी प्रमोट किया है, मनी हेस्ट को प्रमोट किया है, जिस मनी हेस्ट का इन्फ्लुएंस होके यूपी में 2 क्राइम केस हुए थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर को भी प्रमोट किया है। मतलब ये सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप नहीं। भाई ने रिसेंटली एक बिजनेस लॉन्च किया AI फिएस्टा के नाम से। उन्होंने ट्विटर पर लिखा 36 घंटे में 3 मिलियन ARR क्रॉस। अधिकतर लोग समझेंगे 36 घंटे में 3 मिलियन कमाए। असल में ARR मतलब एनुअल रिकरिंग रिवेन्यू होता है। मतलब ये 36 घंटे की कमाई नहीं, ये साल में अपना बिजनेस कितना रिवेन्यू जनरेट करेगा ये दिखाता है। लॉन्च करने के बाद तुरंत ARR को ओवर हाइप करना ताकि लोगों को लगे बिजनेस जल्द ही सुपर सक्सेसफुल हुआ। ये ऑडियंस मैनिपुलेशन नहीं तो क्या है। ये थे मेरे साइड के कुछ पॉइंट्स। आपको क्या लगता है? मुझे तो पर्सनली इनके एजुकेशनल वीडियोस अच्छे लगते हैं, बट मुझे ये लगता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करने से अच्छा है सब पार्टीज की कमियों को निकालो और डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट रखो। बीजेपी ने जो 15 सालों में किया है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, PM किसान, जल जीवन मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप इंडिया, और मैं लाखों स्कीम्स बता सकता हूँ। बट ध्रुव भाई नहीं मानेंगे। मोदी जी ने सिर्फ 400 पार का नारा नहीं दिया था, उन्होंने वोकल फॉर लोकल, सबका साथ सबका विकास, 1 नेशन 1 इलेक्शन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया था। लेकिन ये नारा उनको नहीं सुनाई दिया। अब आपको क्या करना है? आपको एक वीडियो पर डिपेंड रह के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको हर बात को परखना है, सही गलत का फर्क समझना है, किसी के बहकाव में आना नहीं है, मैनिपुलेट नहीं होना है, सवाल पूछना है, जवाब मांगना है। डेमोक्रेसी किसी एक की आवाज नहीं, लोकतंत्र किसी एक का गढ़ा हुआ सच नहीं। लोकतंत्र सबका है, जन मन का है, मन का है, जहाँ हर विचार को जगह मिले। यही डेमोक्रेसी की खासियत है।